हेलो ऑल, वेलकम टू द PYQ कोड। हमने जो है ना बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री के जितने PYQs थे बिहार से रिलेटेड, जो बीपीएससी ने अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा था उसको कवर कर लिया। हमने उसके एक्सप्लेनेशंस को भी देख लिया। हम जो आज जो करेंगे ना वो है बिहार की जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड जो सारे PYQs आए हैं बीपीएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में टिल 70th बीपीएससी तक हम वो कवर करेंगे। और जो 71st बीपीएससी वाला है उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे ताकि हम उससे मैप कर सकें कि इन फ्यूचर और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सवालों को। तो एक सवाल आया था कि बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। जब हम बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब सवाल ये है कि क्या केवल यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे भी देखेंगे। एक फैक्ट है बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि अगर बिहार के हम लैटिट्यूड की बात करें ना, नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड की, तो हम पाएंगे कि बिहार का जो लैटिट्यूड है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 डिग्री नॉर्थ है। ये बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर हम बिहार के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, ये वाली लाइन, तो बिहार का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। अब ये तो कुछ फैक्ट हो गए। अगर हम देखें इससे एक और फैक्ट जो जनरेट हो सकता है कि आपसे ना इन दोनों का जो लैटिट्यूड का है ना उन दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा कि कितने डिग्री का डिफरेंस है, हो या फिर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो आपको ये भी देख लेना है। अगर हम और भी थोड़ा और बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो बिहार का जो मीन सी लेवल, यानी कि अगर सी लेवल अगर 0 फीट का है तो यहाँ से बिहार की जो ऊंचाई है वो 173 फीट की है। इस फैक्ट को याद रखेंगे अब, जो कि अप्रोक्सीमेटली 53 मीटर का होता है, यानी कि 173 फीट या 53 मीटर। अगर हम बिहार के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी की यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो वह जो है वो 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। और ये जो डेटा है ना वो 2011 सेंसस का डेटा है। अगर हम एक और फैक्ट देखें कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट बिहार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस देखें ना तो बिहार की जो लेंथ है वो 445 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो ये 483 किलोमीटर है। यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट में की जो बिहार का एक्सटेंशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो नॉर्थ से साउथ में बिहार का एक्सटेंशन है। ये हमारा हो गया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि जो तेलहर कुंड है ना, तेलहर कुंड वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो तेलहर कुंड जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। अगर जो हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो बिहार कैमूर में एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है कारकट वाटरफॉल। यानी कि जो तेलहर कुंड और कारकट वाटरफॉल है वो कहाँ है? वो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला सवाल अगर देखें, या फिर अगला सवाल देखने से पहले अगर हम कुछ और फैक्ट्स देख लें वाटरफॉल से रिलेटेड, तो अब देखिए जो काराकट वाटरफॉल है ना जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये काराकट वाटरफॉल, तो ये जो काराकट वाटरफॉल है ना वो बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व है। क्रोकोडाइल का रिजर्व है। उसके अलावा हम ये भी देखें तो बिहार में यहाँ पे ऑप्शन में आपको नवादा दिख रहा है, तो नवादा में एक वाटरफॉल है जिसको कहा जाता है ककोलत
वाटरफॉल। अब ये जो ककोलत वाटरफॉल है ना, इस ककोलत वाटरफॉल को नायग्रा ऑफ बिहार कहा जाता है, कि बिहार का नायग्रा कौन है, तो वो ककोलत वाटरफॉल है। एंड उसके अलावा इसको कश्मीर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो यानी कि अब ये दो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब इसको नायग्रा ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? अब हम नायग्रा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हाइट आता है। तो नायग्रा ऑफ बिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ककोलत वाटरफॉल है ना, ये बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी कि इससे ऊंचा बिहार में कोई भी वाटरफॉल नहीं है। अगर हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया, 160 फीट की हम बात कर रहे हैं, या फिर अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक और फैक्ट देखा था कि मीन सी लेवल या फिर बिहार का सी लेवल से कितना ऊपर है बिहार, तो वो 53 मीटर है, यानी कि ये कितना है, 50 मीटर है। ये आपको देखने की बात है। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात करें वाटरफॉल से रिलेटेड, तो बिहार, मान लेते हैं ये बिहार है, तो इस लोकेशन पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सकलधारी वाटरफॉल। सकलदारी वाटरफॉल। अब ये सकलदारी वाटरफॉल का इंपॉर्टेंस क्या है? ये सकलदारी वाटरफॉल का इंपॉर्टेंस ये है ना कि ये एक जंक्शन पे है। किसके जंक्शन पे है? जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलते हैं। तो ये चार स्टेट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे एक वाटरफॉल है, उसको शकलधारी वाटरफॉल कहते हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? बिहार का पहला रामसर साइट की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो है कांवर लेक। कौन सा लेक है? वो है कांवर लेक। बिहार का पहला रामसर साइट लेक कौन सा है? वो कांवर लेक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आपसे ये पूछ देना कि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का ऑक्सबो लेक कौन सा है, तो वो भी है कांवर लेक। यानी कि सबसे बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो भी कांवर लेक है, और एशिया का जो सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है वो भी कांवर लेक है। कांवर लेक को हम कंवरताल लेक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इस कांवर लेक से बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लें। तो अगर हम कांवर लेक की बात करते हैं ना, तो हमने दो फैक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कांवर लेक बनता है ना, ये बूढ़ी गंडक के म्यांडक से बनता है। बूढ़ी गंडक जो नदी है उसके म्यांडक से बनता है। ध्यान देने की बात ये है कि ये गंडक रिवर की म्यांडक से नहीं बन रहा, ये बूढ़ी गंडक रिवर के म्यांडक से बन रहा। अब हम जब ये बात करते हैं कि कांवर लेक बिहार का पहला रामसर साइट है, ये तो ठीक है, पर ये रामसर साइट बना कब? तो ये रामसर साइट बना 2020 में। और जब ये रामसर साइट बना ना, तब ये 39th नंबर का रामसर साइट था। अब आपसे एक सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी बिहार में कितने रामसर साइट है। ठीक है, कुछ और फैक्ट देखते हैं जो कि ऑप्शंस में है। जैसे कि एक ऑप्शन में है जिसका नाम है अनुपम लेक। तो हम कुछ अनुपम लेक के बारे में कुछ फैक्टर्स देख लें। तो जो अनुपम लेक कहाँ है, तो अनुपम लेक जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है अनुपम लेक। अब ये जो हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिहार का लार्जेस्ट सेंचुरी है। इससे एक फैक्ट और याद हो गया। अगर हम थोड़ा और देखें कि एक ऑप्शन में कुशेश्वर स्थान भी है, तो जब हम कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं ना, तो कुशेश्वर स्थान क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है, यानी कि पक्षी अभयारण्य है। और ये कहाँ पे है? ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। उसके अलावा देखते हैं कि एक गोगा बिल लेक है। क्या है? गोगा बिल। जब हम गोगा बिल लेक की बात करते हैं, तो ये जो गोगा बिल लेक है ये प्रेजेंट डे कटिहार में है। और रिसेंटली जो है इस गोगा बिल लेक को रामसर साइट का टैग मिला है। इम्पोर्टेंट ये है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे ना बहुत सारे एक्वेटिक
पक्षी, एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस गोगाबिल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गोगाबिल लेक है ना, इस गोगाबिल लेक जो है वो हमारे बिहार स्टेट का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। जिसको यानी कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कंजर्वेशन करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। आपको जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने पहले बताया था कि कांवर लेक जो है वो बूढ़ी गंडक के मेंढक से बनता है, ना कि गंडक के मेंढक से बनता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पाया जाता है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वह जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई में बिहार में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पाया जाता है। अब भी जब हम बात करें गोल्ड रिजर्व की तो इसके अलावा कौन कौन से स्टेट है इंडिया में जहां पाया जाता है? तो एक है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है वेस्ट बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश और है झारखंड। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व का जो ओर है ना, गोल्ड ओर पूरे इंडिया में, उसमें बिहार जो है वो पहले स्थान पे रहता है। बिहार किस पे रहता है? पहले स्थान पे रहता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब फिर अगला सवाल देखते हैं जो इसी का रिपीटेड सवाल है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। तो हमने फैक्ट देख लिया जमुई में। उसके अलावा हमने ये भी फैक्ट देखा कि सबसे ज्यादा गोल्ड का ओर जो है प्राइमरी ओर वो बिहार में ही पाया जाता है पूरे इंडिया में। अगला सवाल है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में माइका का डिपॉजिट पाया जाता है। तो आंसर है इसका वो है सारण। सारण में बिहार जो एक डिस्ट्रिक्ट बिहार में है वहाँ माइका का बहुत ज्यादा डिपॉजिट पाया जाता है। ठीक है, अब जब हम माइका की बात कर ही रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू मिनरल्स। वो कुछ फैक्ट्स क्या हैं कि कौन कौन से स्टेट में क्या पाया जाता है। तो एक पहला जो है वो है लाइमस्टोन। जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं ना, तो ये जो लाइमस्टोन है वो पाया जाता है कैमूर में, रोहतास में और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। माइका की हमने अभी माइका के बारे में बात करी, वो नवादा हो गया, जमुई हो गया और गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ना एक चीज और पाया जाता है, इसका नाम है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट पाया जाता है। सॉल्ट पीटर जिसके बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये जो सॉल्ट पीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक्सप्लोजिव में होता है। पर ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम गैलीना की बात करें ना, तो ये जो गैलीना नामक जो मिनरल है ये पाया जाता है बांका डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें बॉक्साइट की अगर बात करें जो कि एल्यूमिनियम का एक और है। ये जो बॉक्साइट है ना, एक हिल है, इसका नाम है क्या? खड़गपुर हिल। और ये खड़गपुर हिल में पाया जाता है। और ये जो खड़गपुर हिल है ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगला सवाल है कि क्वार्ट्स क्वार्ट्स जो है जिसको हम ग्लास भी कहते हैं, जो ग्लास इंडस्ट्री में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, ये पाया जाता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, गया डिस्ट्रिक्ट में और नवादा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें पाइराइट की, जिसपे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 75 बीपीएससी में, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हम देखें तो एक है मैंगनीज, कि बिहार में अगर हम मैंगनीज की बात करें ना, तो मैंगनीज पाया जाता है मुंगेर में और गया में। एक इम्पॉर्टेंट और है जिसका नाम है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, ये जो एस्बेस्टोस है ना, ये भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है, वह जो यूरेनियम है वह गया में पाया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और है जिसका नाम है एस्टियाइट। एस्टिएटाइट जिसको हम कहते हैं, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन सा जो पेयर है मिनरल्स का और डिस्ट्रिक्ट का जो कि सही है। तो कौन सा हमने अभी जो देख लिया, हमने क्या देखा कि माइका कहाँ मिल रहा था? जो माइका मिल रहा था वो नवादा, जमुई और गया में मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
हमने देखा कि क्वार्टरजाइट कहाँ मिल रहा था, तो क्वार्टरजाइट मिलता है मुंगेर में, ना कि मधुबनी में, तो हमें ये भी ध्यान में आ गया। फिर हमने देखा कि लीड यानी कि सीसा, जो कि लीड इंडस्ट्री में खासा इस्तेमाल होता है, इसको हम क्वार्ट्स भी कहते हैं, वो कहाँ मिल रहा था, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे दो लीड भी और जिंक भी है, तो गया में लीड तो मिलता है पर वहाँ पे जिंक नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पर जो कैमूर में जो लाइमस्टोन है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जो अगला सवाल है कि जो कैमूर प्लेट्यू है ना, वो किस मिनरल के लिए फेमस है, तो जो कैमूर प्लेट्यू है वो लाइमस्टोन के लिए फेमस है। हमने अभी देखा यहाँ पे कि लाइमस्टोन, आप देख रहे हो कि बिहार स्पेशल में कैसे क्वेश्चंस सेम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं पैराफ्रेज होके, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार स्पेशल के लिए। अगला सवाल है कि बिहार में जो मिनरल प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शंस में क्या है कि जो रोहतास है वहां पे सबसे ज्यादा पायराइट का डिपॉजिट है, तो वो गलत है। हमने कहाँ पढ़ा था कि जो पायराइट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है कैमूर में, कैमूर के बाद रोहतास आता है, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि जो लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है कैमूर में, मुंगेर में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो जब हम लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर जो टू है कि लाइमस्टोन पाया जाता है कहाँ पे, कैमूर, मुंगेर और कहाँ, रोहतास में। तो ये ऑप्शन सही है, पर इसके अंदर जो ये जो सब ऑप्शंस हैं इसमें थोड़ा इशू है। अगला कि गोल्ड डिपॉजिट जो है वो कहाँ पाया जाता है, गोल्ड डिपॉजिट जम्मू में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इसका यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे होगा डी होगा, विच इज मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका हम आंसर मार सकते हैं। या फिर इसका आंसर 1 और 3 भी हो सकता है, दोनों इसका आंसर हो सकता है। अब क्या है ना कि बिहार में पूरे इंडिया का 90% क्या है, पाइराइट है, बिहार में पाइराइट का डिपॉजिट है। और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे ज्यादा पाइराइट पाया जाता है। ठीक है, अब जो रोहतास में दो एरिया हैं जो पाइराइट के लिए फेमस हैं, उसमें से एक है अमझोर, ठीक है, और दूसरा है उसका नाम है पत्थारघट्टा, यानी कि रोहतास के पत्थारघट्टा और अमजोर में पाइराइट का डिपॉजिट बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब हम पे अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, तो वो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो भागलपुर है ना, यहाँ पे भागलपुर फेमस जो है वो है, एक है तुषार सिल्क के लिए, तुषार सिल्क के लिए, और जो दूसरा जो जिस चीज के लिए फेमस है वो है भागलपुरी साड़ी के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो कि भागलपुर में, क्योंकि इस भागलपुर को सिल्क सिटी इस कारण से भी कहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट है या फिर एक यूनिवर्सिटी कह सकते हो, जिसका नाम है सिल्क इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि सिल्क से रिलेटेड यूनिवर्सिटी कहाँ है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब जब हम भागलपुरी साड़ी की बात कर रहे थे ना, तो भागलपुरी साड़ी फेमस इसीलिए है क्योंकि ये एक सिल्क बॉम जिसका नाम है एंथेरिया पपैया, एंथेरिया पपैया के कोकून से बना है, इसीलिए ये फेमस है। अब ये जो एंथेरिया पपैया है ना, इसको इंडिया का, ये इंडिया का क्या है, इंडिया का ये एक नेटिव स्पीसी है। अब ये जो नेटिव स्पीसी है इंडिया में, इसको हम लोग कहते हैं वन्या सिल्क वॉर्म। क्या कहते हैं, वन्या सिल्क वॉर्म। इस वन्या सिल्क वॉर्म या फिर एंथेरिया पपैया से क्या बनता है, भागलपुरी साड़ी बनता है। ठीक है, फिर हम अपने अगले सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ इंडस्ट्री है और प्लेस जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो कौन सा है भाई, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में पाया जाता है, करेक्ट। ऑयल रिफाइनरी कहाँ मिलता है, सॉरी यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है जो गलत है, यानी कि ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है तो सही है। सीमेंट जो है बंजरी में पाया जाता है, वो भी सही है। फर्टिलाइजर भवारिया में पाया जाता है, वो भी सही है। पर ये जो जो ऑप्शन नंबर डी है बैगोन एंड इंजीनियरिंग, क्या ये बैगन इंजीनियरिंग कहाँ पाया जाता है, ये जो बैगोन और इंजीनियरिंग है वो भागलपुर में नहीं पाया जाता, बल्कि वो पाया जाता है, इसके दो प्लांट हैं, एक है मोकामा में और दूसरा है मुजफ्फरपुर में।
मोकामा और मुजफ्फरपुर में क्या है, बेगन इंजीनियर लिमिटेड, ना कि भागलपुर में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछा था कि क्या करेक्ट नहीं है। आप ये भी याद कर लेंगे कि बरौनी में क्या मिलता है, ऑयल रिफाइनरी। ये जनरली लोगों को पता होता है, जो पता नहीं होता है वो याद करेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है बिहार में, बंजरिया में है। क्या है, बंजरिया में क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री है। भवहरिया में क्या है, फर्टिलाइजर है। भवहरिया में फर्टिलाइजर, बंजरिया में सीमेंट इंडस्ट्री। जब हम अगले सवाल पे आते हैं कि बिहार के अंदर किस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है और प्रोस्पेक्ट है, यानी कि इन फ्यूचर जो कि अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है, तो बिहार में क्या है, बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री काफी अच्छे से डेवलप हो सकती है। ठीक है। अब जो हम बरौनी रिफाइन, जो हमने ऊपर देखा ना कि बरौनी रिफाइनरी कहाँ है, बरौनी रिफाइनरी जो है वो बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में है। ठीक है। जब हम बरौनी रिफाइनरी की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो बरौनी रिफाइनरी है वो हमारे बिहार के पहले सीएम, द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, जो कि बाबू श्री कृष्ण सिंह जी थे, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है। अब क्योंकि इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, तब इसको बनाया गया किसके कोलैबोरेशन में, सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन में, जिसको आज हम उसका एक फैक्शन को रशिया बोलते हैं। यानी कि बिहार में जो बरौनी वाला जो ऑयल रिफाइनरी है वो बनाया गया सोवियत यूनियन के कॉरपोरेशन से, और प्लस आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो लोग साथ में आए और इसको बिहार में बनाया। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि अगेन सेम रिपीटिंग कि बिहार में सिल्क टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन सेंटर है वो कहाँ है। तो बिहार में जो सिल्क प्रोडक्शन का प्रोडक्शन सेंटर है वो कहाँ है, वो भागलपुर में है। हमने अभी ही देखा था। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर, और ये बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है हमारे थर्मल पावर प्लांट से, वो रिलेटेड है हमारे थर्मल पावर प्लांट से। एक और सवाल है कि जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, बाढ़ हमने क्या देखा था, हमने यहाँ देखा कि बाढ़ किससे रिलेटेड है, थर्मल पावर प्लांट से। अब अगला सवाल देख रहे हैं कि जो बाढ़, जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये बिहार में लोकेटेड है, बिहार में। ठीक है। अगला सवाल देखें तो इनमें से किस जगह पे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड लोकेटेड है। तो जब हम भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो यह जो है मोकामा में लोकेटेड है। इसके अलावा इसका एक जो स्टेशन है वो मुजफ्फरपुर में है। भारत वैगन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो उठ के आया है, यानी कि आप देख रहे हो फिर से रिपीटेशन। हम अपने अगले सवाल पे आते हैं जो बीपीएससी ने पूछ रखा है। वो अगला सवाल है कि फिर से रिपीटेड क्वेश्चन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ है बिहार में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ है बिहार में। जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो बिहार में दो जगह है, एक तो भागलपुर में भी है और दूसरा गया में भी है। अब क्योंकि ये दो जगह है तो आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि आंसर नंबर ई। तो गया और भागलपुर आप याद रखेंगे, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और भागलपुर एक सिल्क के लिए फेमस है जिसका नाम है तुषार सिल्क इंडस्ट्री के लिए भागलपुर फेमस है। इसके लिए अलावा गया भी फेमस है टेक्सटाइल्स के लिए। अगर हम अगला अगला सवाल देखें तो बिहार में एक जगह है डालमिया नगर। ठीक है। तो ये डालमिया नगर किस चीज से लिए फेमस है, तो ये सीमेंट के लिए फेमस है डालमिया नगर। बिहार का सौरो किसे कहा जाता है, तो बिहार का सौरो कहा जाता है कोसी नदी को। हम कोसी नदी को हमने देखा तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जब हम कोसी नदी की बात करते हैं तो इसका जो टोटल लेंथ है ना कोसी नदी का, वो 729 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन बिहार के अंदर जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इसकी लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। इसके अलावा कोसी नदी पे ना एक कुछ कैनाल भी हैं। तो आज हम कोसी नदी पे उन कैनाल्स की बात करते हैं तो उन कैनाल्स का नाम जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक है ईस्ट कोसी, ठीक है, दूसरा है वेस्ट कोसी। इन दोनों को याद रखना बहुत आसान है। एक और कैनाल है जिसका नाम है राजपुर कैनाल। ठीक है, ये भी कोसी नदी पे है।
और अभी क्या हुआ है ना कि एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है कोसी मेची। मेची भी एक नदी है, तो शुरू किया गया है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि इन दोनों रिवर को लिंक करने की बात की गई है। जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस है कि कोसी नदी में जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको बढ़ाना और वहां पे करना। ठीक है। अब अब ये जो लिंक है ना, ये लिंकिंग कहाँ पे फोकस करने की बात की जा रही है? ये लिंकिंग करने की बात की जा रही है हनुमान नगर बैराज के पास। अरे अब आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये हनुमान नगर बैराज कहाँ लोकेटेड है। फिर से सेम सवाल कि सौरव विहार किसके कहते हैं? तो वो कोशी नदी को कहते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, इसमें डेटा बेस्ड सवाल है कि वो सवाल ये है कि जो कोसी प्लेन है ना बिहार का, तो बिहार का जो कोसी प्लेन है, उस कोसी प्लेन का एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट। तो जब हम कोसी प्लेन के एवरेज हाइट की बात करते हैं ना, तो वो है 30 मीटर। कितना है? वो है 30 मीटर। कोसी प्लेन का एवरेज हाइट कितना है? 30 मीटर है। और यह जो कोसी प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये किसका पार्ट है? ये गैंजेटिक एल्यूवियल प्लेन का पार्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि ये एक फ्लैट टोपोग्राफी है, समतल भूमि है, ये ऊढ़ा खावर नहीं है। अब क्योंकि फ्लैट टोपोग्राफी है तो इसका एलिवेशन क्या होगा? कम होगा, लो हाइट का है। हमने क्या देखा कि इसका एवरेज हाइट कितना था? 30 मीटर। आप इसको याद रखेंगे। अब जब हम कोसी प्लेन की बात करें तो कोसी को हम क्या कहते थे? सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। अब हम कोसी को सौरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। अगला सवाल, फिर से सेम क्वेश्चन जो रिपीट किया, देख रहे हो? सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है 70th विधि एग्जाम में कि कोसी प्लेन का एवरेज हाइट कितना है? तो वो 30 मीटर का एवरेज हाइट है कोसी प्लेन का। हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख रखा है। अगला सवाल की बात करते हैं कि सोन नदी और गंगा नदी का जो कन्फ्लुएंस है, मतलब जहाँ पे दोनों नदी मिलती है, अगर ये गंगा है और मान लो यहाँ से सोन आ रही है, तो ये कौन सा लोकेशन है जहाँ पे जो सोन नदी है वो गंगा नदी को मिलती है? तो वो लोकेशन है पटना। पटना में आके सोन नदी मिलती है गंगा नदी को। जब हम सोन नदी की बात कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो जो सोन नदी का ओरिजिन है वो है अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है। अब अमरकंटक की हम जैसे ही बात करते हैं तो थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में सोन नदी कहाँ इंटर करती है? तो जब ये इंटर करती है तो ये करती है बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, ये इंटर करती है। उसके अलावा जो, अगर हम सोन की बात करें, मान लो कि ये सोन रिवर है, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस वेस्टर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शाहवाबाद का रीजन। क्या कहते हैं? शाहवाबाद का रीजन इसको हम कहते हैं। और जब हम सोन नदी की बात कर ही रहे हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी भी हैं सोन नदी के। उनका एक का नाम है रिहांद रिवर और दूसरा का नाम है नॉर्थ कोयल नदी। जब हमने अभी देखा कि सोन नदी जो मिलती है गंगा में, पटना में, पर अगर हम बात करें कि वो स्पेसिफिक लोकेशन कौन सा है, तो वो है दानापुर। ठीक है। जब हम इसमें कुछ और देखते हैं, हमने देखा था कि सोन नदी का ऑरिजिन कहाँ था? अमरकंटक प्लेट्यू से। तो क्या सवाल ये है कि क्या अमरकंटक से कोई और भी नदियां निकलती है क्या? तो हाँ, दो नदियां और निकलती है। तो एक का नाम है महानदी और दूसरे का नाम है नर्मदा नदी। तो यानी कि MNO MNS कर सकते हैं, MSN कर सकते हैं, जो भी कह दो आप। तो महानदी, नर्मदा और सोन ये अमरकंटक से निकलती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? गंगा नदी भी थी। तो अगर हम गंगा नदी की बात करें, थोड़ा देख लेते हैं। जब हम गंगा नदी की बात करते हैं ना, तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो गंगा नदी का ओरिजिन है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है।
अब जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो ये बिहार में कहाँ पे इंटर करती है? तो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, और बक्सर में एक जगह है कॉल्ड चौसा। तो बक्सर में जो जगह है ना चौसा, ये वहां इंटर करती है। अब देखते हैं गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है ना, वो है 2525 किलोमीटर। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये 2525 किलोमीटर है, ये टोटल बिहार में फ्लो करता है? तो आंसर है नो। तो सवाल ये है कि बिहार में कितना फ्लो करता है? तो बिहार में जो इसकी लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। अगला सवाल एक और है जो कि बीपीएससी बहुत बार रिपीट करता है कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से पास करती है? तो उनका संख्या है 12 डिस्ट्रिक्ट्स से वो पास करती है। अब आपका काम ये है कि उन 12 डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिवर की बात कर ही रहे हैं तो क्या कुछ और फैक्ट देखते हैं रिलेटेड? तो हाँ, देखते हैं कि जो बिहार में ना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ सोन नदी पे ही। अब ये जो सोन नदी पे जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, ये जो सोन नदी पे जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1873 74 के टाइम पे। अब ये जब स्टार्ट हुआ ना तो ये बिहार का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट बना, और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट द ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो अब सवाल ये है कि जब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट 1873 1874 में शुरू हुआ, बिहार का पहला प्रोजेक्ट था, तो इसकी लोकेशन कहाँ थी? तो इसकी लोकेशन थी एट डेहरी। डेहरी एक जगह है जो कि सोन नदी के तट पे स्थित है, वहां शुरू हुआ। अगर हम थोड़े और फैक्चुअल चीजें देखें तो 1960 में ना, 1960 में सोन नदी पे ना एक बैराज का कंस्ट्रक्शन हुआ जिसका नाम था इंद्रपुरी बैराज, ठीक है। अब ये जो इंद्रपुरी बैराज है ना, इसकी लंबाई है 1407 मीटर, 1407 मीटर लंबाई है। और यह जो बैराज है वो दुनिया का, ना कि इंडिया का, दुनिया का वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बैराज है पूरी दुनिया का। ये 1960 में बनना शुरू हुई, पर इसका जो कमीशन हुआ ना, कि जब ये स्टार्ट हुआ वो 1968 में हुई। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं अपना। वो है कि इनमें से कौन सा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिहार को ड्रेन करता है? तो बता, आंसर क्या है? वो है घाघरा, घग्गर नदी जो है इसका आंसर है। जब हम घग्गर नदी की बात करते हैं तो ये घग्गर नदी क्या है? जो घग्गर नदी है वो गंगा रिवर सिस्टम की एक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। अब जब हम गंगा रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरी है तो इससे एक रिलेटेड एक हम फैक्ट भी देख लेंगे कि जो गंगा नदी है ना, इसका जो ऑरिजिन होता है वो ऑरिजिन होता है तिब्बत में, ठीक है। ऑरिजिन ये तिब्बत में हो गया। अब सवाल ये है कि ये गंगा में आके कहाँ मिलती है? तो एक डिस्ट्रिक्ट है सारण। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में आके जो घग्गर नदी होती है वो गंगा में आके मिलती है। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक बिहार का एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, यानी कि गंगा के ऊपर से आके मिलती है, ना कि नीचे से। अगला सवाल, फल्गु नदी जो कि एक सेक्रेड नदी है धार्मिक रूप से, ये जो नदी है ये किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो वो दो नदी का नाम है लीलांजना एंड मोहना। लीलांजना और मोहना नदी जो है गया में मिलती हैं और ये फल्गु नदी का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट ये है, ये सैक्रेड क्यों है? तो सैक्रेड इसीलिए है कि जो हमारा हिंदूज हैं और जो बुद्धिस्ट हैं, ये दोनों के लिए सैक्रेड है, इसलिए हम सैक्रेड कहते हैं। नीलांजना को हम लोग निरांजना भी कहते हैं। अब अगला, जो फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी एक अलग से कोई नदी नहीं है, ये बेसिकली दो नदी जब मिलती है तब उसको हम फल्गु कह देते हैं, ठीक है। और ये जो निरांजना या फिर जो नीलांजना नदी है ना, इसका ओरिजिन कहाँ है? यानी कि जो नीलांजना नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो इसका जो ओरिजिन है वो हजारी बाग डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो ये झारखंड में है।
और जो मोहना नदी है, इस मोहना नदी का ओरिजिन क्या है? तो इस मोहना नदी का भी ओरिजिन जो है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ही है, और एक गांव है जिसका नाम है सीला विलेज। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक सीला विलेज है, वहां से निकलती है मोहना, और वहीं से निकलती है, उसी डिस्ट्रिक्ट से वो निकलती है, वो है नीलांजना नदी। अब जो मोहना नदी है ना, मोहना नदी को महानदी एंड सरस्वती भी कहते हैं, यानी कि अगर मोहना नदी को महानदी एंड सरस्वती भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल भी देखते हैं। जब हम अगले सवाल की अपनी बात करते हैं तो ये बेसिकली हिस्ट्री लिंक्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और एक चाइनीज सोर्स है उसके तहत जो मेघवरन राजा था, जो कि श्रीलंका का राजा था, उसने एक मिशनरी भेजा। किस गुप्ता किंग को मिशनरी भेजा? और बेसिकली उसमें डिमांड किया गया था ना कि गया पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है। तो वो जो गुप्ता किंग जिससे उन्होंने ये डिमांड करा, उसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से मेघवरन, जो कि श्रीलंका का एक रूलर था, उसने डिमांड किया था कि हमें जमीन दीजिए गया में, ताकि हम वहां पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल बना सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं, वापस टू ज्योग्राफी पे आ रहे हैं, कि इनमें से कौन सा जो पेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का, जहां से गंगा नदी नहीं बहती है। बहुत अच्छा सवाल है कि गंगा नदी कहाँ से नहीं बहती। तो गंगा नदी जो है वो कोसी मगध से नहीं बहती। गंगा नदी जो है वो कोसी नदी से नहीं बहती। अब जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात हो ही गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। और जो गंगा है ना, वो पटना को एंटर करती है बक्सर में चौसा के थ्रू, यानी कि बक्सर में जगह है चौसा जहां से वो बिहार में आती है। और गंगा नदी बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, हम जानते ही हैं। जब हम बिहार के 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करते हैं, तो वो 9 डिवीजन कौन से हैं? तिरहुत है, पटना है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मगध आदि है। अब इन 9 डिविजन्स में से जहां से गंगा पास करती है उनका नाम क्या है? एक तो पटना हमें पता ही है, दूसरा सारण, तीसरा तिरहुत, पूर्णिया, मुंगेर और दरभंगा से गंगा नदी पार करती है। यानी कितने हो गए? तो गंगा नदी जो है वो बिहार के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से पास करती है। एक भागलपुर छूट गया था। 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से गंगा बिहार में पास करती है। अब जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इन सारे डिवीजन में कौन सा है? तो वो है भागलपुर। अब ये स्मॉलेस्ट डिवीजन क्यों है? क्योंकि भागलपुर डिवीजन में ना ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है। अगला सवाल अगेन हिस्ट्री लिंक ज्योग्राफी का सवाल है कि इनमें से कौन सा जो जगह है वो एंशियंट हिस्ट्री में मगध का अर्ली वैदिक पीरियड में राजधानी रहा था, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो उसका नाम है राजगृह। अब जब हम राजगृह है ना, तो राजगृह को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है ग्रीवीराज। क्या नाम है? ग्रीवीराज नाम है उसका। ये मगध का स्टार्टिंग का कैपिटल था। बाद में क्या हुआ था? बाद में क्या हुआ कि एक राजा था, उसका नाम था उद्दीन, किंग उद्दैन। इस व्यक्ति ने क्या करा कि राजगृह से शिफ्ट करके उसको कैपिटल को पाटलिपुत्र कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो राजगृह है ना, या फिर गृह राजा, ये जो है ये रिंग ऑफ माउंटेन्स से घिरे हैं अपने चारों तरफ, और ये जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी रहा है। ठीक है, ये भी हिस्ट्री के सवाल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है? हम देख रखा है 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। और बिहार में जब गंगा एंटर करती है, वो करती है बक्सर में एक जगह है विच इज कॉल्ड चौसा। उस जगह चौसा से गंगा नदी बिहार में एंटर करती है।
और जब ये एग्जिट करती है ना, तो ये एक बाउंड्री बनाती है गंगा नदी। और ये बाउंड्री जिन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है, तो एक है कटिहार डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। इन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री बनाती है। और सबसे जो लंबा लेंथ है ना गंगा नदी का बिहार में, तो वो जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। क्या है? लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा नदी इन बिहार। अगर हम कुछ इंडिया लेवल पे फैक्ट देखें ना, तो गंगा, अगर हम गंगा एज ए रिवर की बात करें, तो गंगा एज ए रिवर जो होती है वो मेनली 5 स्टेट्स से क्रॉस करती है। पर अगर हम गंगा के हम बेसिन की बात कर दें, तो वो बिहार इंडिया के 11 स्टेट से क्रॉस करती है। ठीक है। जो गंगा नदी का लेंथ इंडिया में है वो 2525 किलोमीटर है और बिहार में 445 किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं कि सेम रिपीटेड सवाल है कि सबसे लंबा लेंथ गंगा नदी का बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा नदी है जो गंगा नदी को ज्वाइन करता है, कहाँ? फतुहा में। तो उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी को फतुहा में ज्वाइन करती है और फतुहा भी जो है कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट में है। अगला सवाल, जो बिहार की भूमि है ना, इन बिहार की भूमि को इनमें से कौन सी नदियां जो है वो ड्रेन करती हैं? तो आंसर क्या है? गंगा नदी ड्रेन करती है। हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं अपना, कि जो सोन नदी है जो कि गंगा नदी को बिहार में ज्वाइन करती है, तो सोन नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो सोन नदी का ओरिजिन हमने कहाँ देखा था? अमर कंटक के प्लेट्यू में देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ से दो रिवर और भी ओरिजिन करती हैं। तो वो दो रिवर का नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में बता दे। ठीक है। अगला सवाल, जब हम अमरकंटक की बात कर रहे हैं जहां से सोन नदी निकलती है, तो ये जो अमरकंटक है, ये अमरकंटक किस हिल पे लोकेटेड है? तो ये जो है मैकाल रेंज पे लोकेटेड है। तो जो हमारा अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक, ये लोकेटेड है मैकाल रेंज पे और यहीं से सोन नदी निकलती है। तो कल को अगर यह में पूछ ले कि इनमें से कौन से रेंज से सोन नदी निकलती है, और अगर आपको ऑप्शन में मैकाल रेंज लिखा रहे, तो आपको वो टिक करके आना है। अगला सवाल, कि जो गंडक नदी है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वो है नारायणी नदी। गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। अब ये नारायणी नाम गंडक नदी को क्यों पड़ा है? तो बेसिकली जो नेपाल है ना, क्योंकि ये नेपाल से निकलती है ना, तो नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम जाते हैं। अगला सवाल जो है वो त्रिवेणी कैनाल पे है, कि जो त्रिवेणी कैनाल है वो कौन से नदी पे स्थित है? तो वो गंडक नदी पे स्थित है। ठीक है। उसके अलावा ये जो गंडक नदी है ना, तो जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वो भी गंडक नदी पे स्थापित है। अगला सवाल देखते हैं कि जो त्रिवेणी कैनाल है, इनमें से कौन सा नदी पे है? वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो वो गंडक नदी पे है। त्रिवेणी कैनाल गंडक गंडक नदी पे कौन सा कैनाल है? त्रिवेणी कैनाल है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा जो कैनाल सिस्टम है वो बिहार को इरिगेट करता है, यानी कि पानी देता है? कौन सा सिस्टम है? तो वो है त्रिवेणी कैनाल। त्रिवेणी कैनाल किस नदी के तट पे है, किस नदी पे बना है? तो वो है गंडक नदी पे बना है त्रिवेणी कैनाल। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में ना आपको शारदा कैनाल दिख रहा है। तो जो शारदा कैनाल की जब हम बात करते हैं ना, ये शारदा कैनाल, तो ये शारदा कैनाल यूपी का, यानी कि हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश का ओल्डेस्ट इरिगेशन कैनाल है। एक और ऑप्शन में आपको, कुछ और ऑप्शंस की हम बात करें, तो या फिर कुछ और फैक्ट्स की बात करें, तो एक शारदा मेन कैनाल है। कौन सा नदी है? शारदा की बात कर रहे थे, तो सब शारदा मेन कैनाल की बात करते हैं, तो वो ओल्डेस्ट है यूपी में। अब जो ईस्टर्न यमुना कैनाल है ना, ये ईस्टर्न यमुना कैनाल कहाँ है? दिस ईस्टर्न यमुना कैनाल है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अगला सवाल की तरफ जाते हैं, कि जो ब्रह्मयोनि हिल है,
ब्रह्मयूनि हिल बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो गया में लोकेटेड है। ब्रह्मयोनि हिल बिहार के गया में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि ये जो है वो महाभारत और जो अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, महाभारत के अलावा उन सब में इसका जिक्र पाया जाता है। अगला सवाल की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो शहर है बिहार का वो 5 हिल से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर है जो 5 हिल से घिरा हुआ शहर है बिहार का, इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं है। आंसर क्या है? तो राजगीर है। राजगीर जो है वो बिहार में 5 हिल से घिरा हुआ है। अब उन 5 हिल की बात करते हैं, टेक्निकली वो 5 नहीं, वो 7 हिल से घिरा हुआ है। तो उनका नाम है रत्नागिरी पहला, फिर आ गया अपना विपुलाचल, विपुलाचल, फिर है वैभवगिरी, सोनगिरी, सैलागिरी, शतारगिरी एंड उदयगिरी। जब आप आईआईटी दिल्ली जाएंगे ना, तो आईआईटी दिल्ली में जो नाम है हॉस्टल हॉस्टल के नाम में एक उदयगिरी का भी नाम है वहां पे। ठीक है। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो कि जिसके पास धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस नहीं है? तो वो आंसर क्या है? तो जो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं कि इसका आंसर जो है वो है रोहतास, जहां पे नहीं है। अब रोहतास में धारवाड़ नहीं है तो रोहतास में है क्या? तो बेसिकली रोहतास में जो है वो है विंध्यायन का एक्सटेंशन है, विंध्यायन रेंज का एक्सटेंशन है। और ये जो विंध्यायन का एक्सटेंशन है वो सिर्फ रोहतास में नहीं है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भी है। अब क्योंकि यहाँ पे विंध्यायन का एक्सटेंशन है तो यहाँ पे धारवाड़ तो ऐसे भी नहीं होगा। अब ये जो एक्सटेंशन है किसका, विंध्यायन का, दिस विंध्यायन इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं कि जो बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना और रॉक स्ट्रक्चर, उसमें हमको मिलान करके देखना है। मैच द फॉलोइंग है ये, मैच द फॉलोइंग की है। तो अब देखते हैं, तो जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है ना, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम की हम जैसे ही बात करते हैं तो बेसिकली वो जो है वो ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। जब हम विंध्यायन रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो जो अपना विंध्यायन है ना, वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोटाजाइट वगैरह से लिंक्ड है। वैसे ही जब हम क्वाटनरी की बात करते हैं तो क्वाटनरी बेसिकली क्या है, वो रैपिड डिपोजिशन से बना है, हिमालयन और पेनिनसुलर नदी से मिलके। और वहीं जो अपना टर्शरी रॉक सिस्टम है, अपना टर्शरी रॉक सिस्टम क्या है, वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो आंसर इसका क्या है, ए नंबर का है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली? कि यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, जिसमें रिलेटिवली कौन सा सबसे पुराना है? तो वो आंसर है वो है खड़गपुर। खड़गपुर हिल जो है इन चारों हिल में से सबसे पुराना है। ठीक है। जो रोहतास प्लेट्यू और जिसको हम कैमूर प्लेट्यू कहते हैं, ये किसका एक्सटेंशन है? हमने अभी देखा था ऊपर। तो ये कैम कैमूर स्लैश ये विंध्यायन रेंज का एक्सटेंशन है। ठीक है। ये जो खड़गपुर हिल है ना, खड़गपुर हिल जो है, दिस खड़गपुर हिल इज लिंक टू धारवाड़ फॉर्मेशन। अब क्योंकि धारवाड़ फॉर्मेशन से है, इसलिए तो पुराना है, इसीलिए रिलेटिवली ओल्डेस्ट है। और ये खड़गपुर हिल से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये खड़गपुर हिल बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो सवाल ये कहता है कि इनमें से कौन सा जो लैंडफॉर्म है वो बिहार के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, यानी कि बिहार के इस पार्ट में कौन सा लैंडफॉर्म है? तो वो सोमेश्वर हिली रेंज है। क्या है? सोमेश्वर हिली रेंज है। अगला सवाल है कि जो सोमेश्वर रेंज है वो कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो वो जो है वो शिवालिक रेंज का पार्ट है। सोमेश्वर रेंज जो है वो शिवालिक रेंज का पार्ट है। अगला सवाल, जो मुंगेर का जो हिली रीजन है
वो इनमें से कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन का पार्ट है? तो जो मुंगेर क्योंकि हिली रीजन है तो वो मुंगेर साउथ बिहार में है, तो ये साउदर्न हिली रीजन का पार्ट है, ये सदर्न हिली रीजन का पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं। एक नोमेनक्लेचर है दियारा लैंड। क्या है? दियारा लैंड। किसमें होती है? गंगा नदी में होती है। तो जब दियारा लैंड की बात करते हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है दिया से। ठीक है। जब हम दियारा की बात करते हैं तो ये बनता कैसे है? तो बेसिकली क्या होता है ना, ये बनता है डिपोजिशन से। जब रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को लाके डिपॉजिट करते हैं तब उससे बनता है दियारा। ठीक है। और वहीं जो साउथ बिहार की नदियों की जब हम बात करते हैं ना, तो बनाते हैं ताल लैंड। यानी कि जो नॉर्थ बिहार वाले नदी हैं उसको क्या बनाते हैं? दियारा बनाते हैं। साउथ बिहार वाले ताल बनाते हैं। तो हो सके अगली बार सवाल पूछ ले कि ताल लैंड किस चीज से रिलेटेड है या फिर किस बिहार के किस टाइप ऑफ रिवर से रिलेटेड है। अगला सवाल कि बिहार में वो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। ठीक है। तो जो 4 एग्रो क्लाइमेट, एक है जोन 1। तो जोन 1 जो जिसकी हम आंसर में बात करें नॉर्थ वेस्ट, तो इस जोन 1 में ना 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। जब हम जोन 2 की बात करते हैं तो इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है। जब हम जोन 3A की बात करते हैं तो जोन 3A में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो जोन 3B है उस जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट वाला आपसे सवाल हो सके पूछ ले क्रोनोलॉजी की सीक्वेंस वाइज कि सबसे ज्यादा और से लेके सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जोन में है। तो आंसर में क्या है कि जोन 1 में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, फिर सेकेंड नंबर पे जोन 3B आता है, थर्ड नंबर पे जोन 2 आता है और फोर्थ नंबर पे लास्ट में जोन 3A आता है। तो आपसे ये भी सवाल अगली बार बन सकता है। अगला सवाल कि जो कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है ना, उस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अनुसार जो नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट किस तरीके का है? तो वो है CWG टाइप। क्या है वो? वो है CWG टाइप। नॉर्थ बिहार की क्लाइमेट की बात करते हैं। और वहीं जब हम साउथ बिहार की बात करेंगे कोपेन के अंदर ही, साउथ बिहार की बात कर दें कोपेन के अंदर ही, तो वो हो जाएगा AW टाइप ऑफ क्वाइन सॉरी क्लाइमेट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार का जिसमें सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है? तो वो जो आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट एल्यूवियल प्लेन। यानी कि बिहार के इस रीजन में कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे सबसे ज्यादा मखाना का प्रोड्यूसर होता है। मखाना से याद आया कि मखाना को जो है ना ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। और ये जो मखाना है ना, इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में, वो अपना बिहारा बिहार है। ठीक है। जो मखाना इतना ज्यादा फेमस है कि इसको GI टैग मिला हुआ है। अगला सवाल, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉक्सनट होता है? देखो उसी सवाल का एक्सटेंशन है। तो मधुबनी। यानी कि जो लास्ट सवाल में कि ये जो एरिया है यहाँ पे कोई मधुबनी नाम का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अगला सवाल, सबसे ज्यादा लीची का प्रोडक्शन बिहार में कहाँ होता है? तो वो होता है मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल देखते हैं। इसीलिए मुजफ्फरपुर का एक निकनेम है लैंड ऑफ लीचीज, लैंड ऑफ लीची। अब देखते हैं अगला सवाल कि बिहार जो है ना वो 71% इनमें से किस चीज का प्रोड्यूस करता है? तो लीची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिहार में करता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 71% है। अगला सवाल की हम बात करते हैं कि जो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल है, पिडमेंट स्वैम्प सॉइल वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो जो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल है ना वो बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक रेंज है जिसका नाम है सोमेश्वर रेंज। ठीक है। इसके अलावा चंपारण में एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम है केन ब्रेक्स, केन ब्रेक्स। अब ये केन ब्रेक्स का मतलब क्या है? तो ये जो केन ब्रेक्स है ना एक तरह का फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल सीजनल
स्वैम्प फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट है। अगला सवाल, इनमें से बिहार जो है, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा एरिया किस चीज से कवर है? तो वो एल्यूवियल सॉइल से सबसे ज्यादा एरिया कवर है बिहार के अंदर। ठीक है। और जब हम एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं ना, तो ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है खादर, जिसको न्यू एल्यूवियल भी कहा जाता है, और दूसरा होता है बांगर, जिसको ओल्ड एल्यूवियल भी कहा जाता है। अभी जो खादर है ना, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बांगर। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो सॉइल है जो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वह है न्यूअर एल्यूवियम। क्यों? क्योंकि जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण क्या है, नदर्न बिहार में है, जो कि शिवालिक के ठीक नीचे है, उसके पैरेलल है। तो जो नदियां वहां से आती है ना, वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं और वहां पे डिपॉजिट करवाती हैं। जब हम मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं ना, तो जो मुजफ्फरपुर जो है वो बूढ़ी गंडक के तट पे स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा बाढ़ कौन सी नदी लेके आती है? तो वो बूढ़ी गंडक नदी है। जब हम बूढ़ी गंडक नदी की बात कर रहे हैं, तो इनका ओरिजिन कहाँ से है? तो इनका ओरिजिन जो है वो बिहार, वेस्ट चंपारण में जो सोमेश्वर रेंज है ना, उसी सोमेश्वर रेंज से इसका ओरिजिन होता है। अगला सवाल की हम बात करते हैं कि बिहार में जो टर्म है बाल सुंदरी, ताल, करेल, बलथर, ये किससे रिलेटेड है? तो ये सब जो है ना अलग सॉइल्स के नाम है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग टाइप के। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो पेयर है ट्राइब्स का, जनजाति का और डिस्ट्रिक्ट का, जो कि करेक्टली मैच है, जो कि सॉरी जो कि गलत है, जो कि करेक्टली मैच नहीं है? तो बांका में संथाल मिलते हैं, सही बात है। ओरन में, सुपौल में ओरन मिलते हैं, भागलपुर में कारवार मिलते हैं। तो सवाल है कि इसमें गलत क्या है? तो गलत है मुंडा। तो जो मुंडा ट्राइब है ना, दिस मुंडा ट्राइब इज फाउंड इन बक्सर, जहां से गंगा नदी बिहार में आती है, एंड रोहतास, बक्सर और रोहतास। जो संथाल की बात करते हैं, जो कि बांका में पाया जाता है, संथाल ट्राइब की, तो यह जो संथाल ट्राइब है ना, वो बिहार का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है बिहार में। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ। और जो ओरन ट्राइब जो कि सुपौल में पाया जाता है, तो ये जो ओरन ट्राइब है ना, ये मोस्ट एजुकेटेड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो ट्राइब हैं वो ओरन ट्राइब है। अगला सवाल की बात करते हैं कि अगर संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा शेड्यूल ट्राइब कौन सा है बिहार में? तो वो है संथाल, सबसे बड़ा शेड्यूल ट्राइब है बिहार में। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है वो पाया जाता है? तो वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण बिहार का एकमात्र है जहाँ पे नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका नाम है वाल्मीकि नगर पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वाल्मीकि नगर पार्क है ना, इस वाल्मीकि नगर पार्क का नेपाल में एक्सटेंशन है, जिस एक्सटेंशन का नाम है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं कि नालंदा में, यानी कि नालंदा के राजगीर में एक है, उसका नाम है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा हम बात करते हैं मुंगेर की। तो मुंगेर में जो है वो है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और देख लेते हैं वेस्ट चंपारण में कौन है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। गया में भी एक है, तो गया में जो है उसका नाम है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बिहार में है? तो वाल्मीकि नगर है, हाँ जी है। क्या दुधवा है? नहीं है। गज गजनेर है? नहीं है। भीम बांध है। भीम बांध कहाँ था? भीम बांध था मुंगेर में, वाल्मीकि था वेस्ट चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये सवाल है कि ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क है ना,
ये इंडिया के एक स्टेट है उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी है वहां पे है। और ये जो पार्क है दुधा नेशनल पार्क वो 1977 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। और जो गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड बीकानेर, उसी बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट में क्या है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनमें से अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो वो है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला सवाल की हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे बड़ा है अपने ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में, तो वो है कैमूर। तो कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे बड़ा है। अगर हम लोकेशन साइज के अनुसार देखें तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर हम साइज देखें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन सा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड पे आती है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड पे आती है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मुंगेर में है। और फोर्थ पे आती है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गया में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच नहीं है। भीम बांध कहाँ है मुंगेर में, एकदम सही। नागी जमुई में, एकदम सही। कैमूर कैमूर में है ना कि बक्सर में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। और नालंदा में राजगीर है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट का कवर पाया जाता है, तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट का कवर पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, तो वो 1205 मीटर एवरेज रेनफॉल बिहार में होता है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोई भी जमीन जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं है, कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो क्या है क्या, तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में नहीं है। पर जो लोएस्ट है ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बिहार में नहीं है जहाँ पे फॉरेस्ट ना हो। पर अगर सवाल में पूछ ले कि लोएस्ट कहाँ पे है, तो लोएस्ट जो है एक तो शेखपुरा जो है सबसे कम शेखपुरा में है। उसके बाद जो सेकेंड लेवल सबसे कम है वो अरवल डिस्ट्रिक्ट में है, शेखपुरा एंड अरवल, जीरो कहीं पे नहीं है। अगला सवाल है कि पटना डिस्ट्रिक्ट से कितने डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री लगती है, तो वो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री लगती है। और वो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, वो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं सारण हो गया, वैशाली, अरवल, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, भोजपुर, समस्तीपुर, जहानाबाद एंड अरवल। ये 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लगते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट सवाल कि इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, तो जो पूर्णिया है वो नहीं शेयर करता। पूर्णिया किससे करता है, तो पूर्णिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, नेपाल से नहीं करता है। अगर आप सवाल पूछो कि नेपाल से जिनके बॉर्डर टच करते हैं, तो उसका ट्रिक क्या होगा, तो नेपाल वाला जो बॉर्डर टच करता है उसका ट्रिक है वीक एसएमएस। क्या है, वीक एसएमएस। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल से जो बॉर्डर टच करता है वो है केपी के। यूपी से जो टच करते हैं बॉर्डर वो 8 डिस्ट्रिक्ट करते हैं बिहार के। ट्रिक है एसएसबी जो कि आर्मी में होता है, केजीबी जो कि रसिया का सीक्रेट सर्विस है, एंड डब्ल्यू। ठीक है, एसएसबी केजीबी डब्ल्यू। झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका ट्रिक है बैंग, बैंग कर देंगे, बम छोड़ देंगे, आरजी के। ठीक है, अगला सवाल कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार। बिहार का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन कौन है जो कि भागलपुर से चलता है मिर्जा चेलुकी की तरफ, तो स्टेशन का नाम है वो है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। तो जो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो बिहार का आखिरी स्टेशन जो है, बिहार का आखिरी स्टेशन है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। अगला सवाल,
इनमें से कौन सा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है बिहार का जो कि बाउंड्री शेयर झारखंड से नहीं करता है? झारखंड से जो प्लेन बाउंड्री शेयर नहीं करता है उसका नाम है मिथिला प्लेन। मिथिला प्लेन जो है वो झारखंड से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगला सवाल कि इनमें से एकमात्र जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बिहार में है वो कौन सा है? तो बिहार में एकमात्र जो यूनेस्को साइट जो है, अब दो हो गए हैं, पहले एक था, एक है महाबोधि मंदिर, क्या है, महाबोधि विहार है, और दूसरा है जो नालंदा की मोनेस्ट्री है वो। तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। जब हम महाबोधि विहार की बात करते हैं तो ये गया में है, और ये 2002 में इसको टैग मिला था यूनेस्को का। और जो नालंदा में जो मोनेस्ट्री है इसको 2016 में टैग मिला है मोनेस्ट्री का। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो नेशनल हाईवे है जो छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करता है? तो वह नेशनल हाईवे नंबर 85 की 85 नंबर का जो नेशनल हाईवे है वो छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो जल मंदिर है वो पावापुरी यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्या? जल मंदिर। अब पावापुरी जो है ये डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड महावीर को। किसको है? लॉर्ड महावीर को लोकेटेड है। अगला सवाल कि जो सिख पिलग्रिमेज तख्त श्री मंदिर जी पटना साहिब जो है इनमें से कौन सा सेकेंड होलीएस्ट तख्त लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, पटना में। यानी कि जो तख्त श्री हरिमंदिर साहब का जो लोकेशन है वो पटना में पाया जाता है। इनमें से कौन सा जो लेक है वो बिहार में सिचुएटेड है? तो वो है अनुपम लेक। अनुपम लेक जो है वो बिहार में सिचुएटेड है। अब ये अनुपम लेक है कहाँ? तो ये अनुपम लेक जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये उसके अंदर पाया जाता है। और ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का सबसे बड़ा सेंचुरी है। लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ बिहार इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं जो ऑप्शन में जो सांबर लेक दिया हुआ है ना, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, जो सुकना लेक है वो चंडीगढ़ में है, और ये लेक जो है वो सूख रहा है। ठीक है, और जो कामा लेक है ये एक इंटरनेशनल लेवल का लेक है जो कि रशिया में है। कामा लेक कहाँ है? रशिया में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है वो बिहार में यूनिक है? तो छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार में काफी यूनिकली मनाया जाता है। जो छठ पूजा जो है ये उसके अलावा बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के सदर्न पार्ट में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, जो छठ पूजा जो है वो किस मंथ में मनाई जाती है? तो वो मार्च से लेके नवंबर, 2 महीने। मार्च में भी चल रहा है चैतिया छठ, और एक छठ नवंबर में आएगा जो कि पूरे बिहार में अप्रोक्सीमेटली होता ही होता है। अगला सवाल कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया जो है बिहार में, वो बिहार का, सॉरी, वो जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है बिहार में वो इंडिया का कितना परसेंट है? तो लगभग इंडिया का में जितने फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें 16.5% जो एरिया है वो बिहार का है। और अगर अब इंडिया लेवल पे देखेंगे तो इंडिया इंडिया का 22.1% एरिया ये कवर करता है। ठीक है, अगला सवाल, कौन से साल में, किस साल में जो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है उसको स्टेब्लिश करी गई थी? यानी कि पानी से बिजली बनाने के लिए जो स्टेब्लिश करी गई थी वो कौन से साल में की गई थी? तो वो की गई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में स्टेब्लिश की गई थी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जो है आपका 70th बीपीएससी तक जो बिहार ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ये आपका एक वन शॉट वीडियो है बिहार ज्योग्राफी के पीवाईक्यू से रिलेटेड। इससे पहले बिहार हिस्ट्री की पीवाईक्यू की वीडियो आ चुकी है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
और शेयर भी कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब हमें और भी ऐसे अच्छे कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू। गुड लक फॉर योर AEDA examination and 72nd BPSC exam.